लेंस। लेंस क्या होता है? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। तो बच्चों ये दो तलों से घिरा हुआ होता है। ये देखिए इस तरीके से ये दो तलों से घिरा हुआ होता है। तो दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं। तो बच्चों इसका कम से कम एक तल गोलीय अवश्य होना चाहिए। ये देखिए या तो इसका एक तल गोलीय हो सकता है, एक समतल हो सकता है, या फिर इसके दोनों ही तल गोलीय हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये लेंस कहलाता है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और नंबर दो अवतल लेंस, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो बच्चों मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आगे का टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने दर्पण पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में लेंस को कवर करेंगे। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो इसको समझेंगे ना, और जब अच्छे से समझेंगे तभी तो इसका फायदा उठाकर अपने एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसका आगे का टॉपिक। उत्तल लेंस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। यह बीच में मोटा। तो बच्चों ये लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये देखिए इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे कैसा होता है? किनारों पर ये पतला होता है। तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। और बच्चों इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वाला और एक ये वाला। तो इसके ये जो दोनों पृष्ठ हैं इनकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? बराबर। वक्रता त्रिज्या क्या है ये भी हम आगे भी जानेंगे। वैसे यहाँ ही समझ लें कि ये जो पृष्ठ है ये किसी ना किसी गोले से ही काटे गए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये वाला पृष्ठ है, ये भी किसी गोले से ही लिया गया होगा। तो जिस गोले से लिए गए हैं उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो जो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है वो क्या होती है? बराबर होती है। और यह किरण पुंज को अविसारित करता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किरण पुंज को अविसारित मीन्स इकट्ठा करता है। मतलब जैसे देखिए चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये देखिए ये उत्तल लेंस है और इस पर ये मुख्य अक्ष है और इस पर जो किरणें पड़ रही हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरणों को ये इकट्ठा करता है। इसमें क्या है बच्चों? किरणों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर ये डालता है। यानी कि किरणों को ये फैलाता नहीं है बल्कि इसमें किरणों को ये इकट्ठा करता है। ये देखिए, और इसके जो इकट्ठा करने का ये जो गुण है ये क्या कहलाता है? ये अभिसारी कहलाता है। ये किरणों को जो इकट्ठा किया जाता है यानी कि अवसारित किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा करता है। अगला आता है अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। यह बीच में पतला, ये बच्चों उत्तल लेंस के अपोजिट बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये देखिए इस तरीके से ये बीच में पतला है यहाँ पे और एक किनारों पे कैसा है? ये मोटा है। ये साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो बच्चों इसके भी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और यह किरण पुंजों को अपसारित करता है। मतलब इस पर जो समानांतर किरणें डलती हैं इस पर उनको ये क्या करता है? ये फैलाता है। जैसे वो इकट्ठा कर रहा था ये क्या करता है? ये फैलाता है। तो ये क्या करता है? फैलाना यानी कि अपसारित करना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए चित्र में भी देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आई हैं ये सब इनको ये क्या कर रहा है? अपवर्तन के पश्चात ये फैला रहा है। ये देखिए तो ये क्या है? इसका अपसारी गुण है। आगे चलते हैं। लेंस में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। तो बच्चों लेंस में जो सामान्यतः कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या हैं? उनको जानते हैं। सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो,
दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। कोई भी लेंस है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में ही दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। यह भी हमने आपको पीछे बताया था कि प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक गोले से निकाला हुआ भाग होता है, एक गोले से काटा हुआ भाग होता है। और इन गोलों के जो केंद्र हैं वो लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और लेंस का जो वक्रता केंद्र है इसको प्रायः सी अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाते हैं? सी अक्षर के द्वारा हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो सी है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो ये इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2। मतलब इसके दो पृष्ठ हैं तो दो वक्रता केंद्र होंगे। एक जिधर से किरणें आ रही हैं उधर C1 और दूसरी साइड C2। इसी तरीके से अवतल लेंस में होगा, इसमें भी C1 और C2 दो वक्रता केंद्र होंगे। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये लेंस है। तो इसके ये दो वक्रता केंद्र हैं, इनसे गुजर के जाने वाली जो रेखा है, सीधी काल्पनिक रेखा, वो क्या कहलाती है? ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये देखिए, ये वाली ये जो रेखा है, ये मुख्य अक्ष, ये सारी कहला रही है, ये यहां तक। अब आगे देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु, मतलब बिल्कुल बीच का जो बिंदु होता है वो इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, ये जो लेंस है इसका जो बीच का बिंदु है, बिल्कुल अगर यहाँ से भी हम एक रेखा खींचें तो भी ये बीच में है, और इस हिसाब से देखें तो भी बिल्कुल बीच का ये बिंदु जो है, ये O, ये क्या कहला रहा है? ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये देखिए O, ये क्या है? ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। इसी तरीके से इसमें देखिए, ये बिल्कुल बीच में मिड में है, ये O, ये भी प्रकाशिक केंद्र ही कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। और इस प्रकाशिक केंद्र से जो किरण निकलती है बच्चों, वो बिना विचलित हुए एकदम सीधी निकली चली जाती है। इस तरीके से अगर कोई किरण मान लीजिए इस पे गिरी है तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये थोड़ी मेरी लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको बिल्कुल हम सीधे इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए, इसमें से ये निकलेगी, जो भी किरण इस पे होगी आपसे वो सीधी निकल जाएगी। इसको अभी हम आगे भी समझेंगे। अब हम जानेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा। जैसे ये गोलीय लेंस है तो इसकी जो वृत्ताकार जो रूपरेखा है, ये उसकी प्रभावी व्यास जो है वो क्या कहलाएगा? इसका द्वारक कहलाता है। जो इसका जो प्रभावी व्यास होगा वो सारा इसका द्वारक कहलाता है, ये सब। अब आते हैं पतले लेंस। पतले लेंस क्या हैं? जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। तो बच्चों, इनकी जो लेंसों की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये तो इसका जो द्वारक है अगर वो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा है तो दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। तो दोनों वक्रता केंद्र जो हैं वो प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। तो ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। मतलब जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा हो और दोनों वक्रता केंद्र जो हैं प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हों। अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं? छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। अब आता है लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अवसरित हो जाती हैं और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब ये हम अभी देख चुके हैं। ये देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें इस पर ये आपतित हो रही हैं, तो बच्चों उन सब को ये अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा करके एक बिंदु पर डाल देता है। क्योंकि इसको इकट्ठा करने का गुण है, अभिसारी नेचर है इसका,
तो जिस बिंदु पर ये डालता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये इसका मुख्य फोकस है। अब अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। तो ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। वो तो इकट्ठा कर रहा था, तो उसमें तो एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही थी, और अवतल लेंस में एक बिंदु से निकलती हुई अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखिए, ये अवतल लेंस है, इस पर भी जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जा रही हैं उनको ये फैला देगा। तो ये फैला रहा है, तो एक अगर हम इनको पीछे की तरफ डैश डैश करके बढ़ाएंगे, ये देखिए, तो ये जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ही दो फोकस होते हैं। एक इधर जिधर से किरण जा रही है ये F1 फोकस कहलाता है, और इधर दूसरी साइड F2 फोकस होता है। इसी तरीके से इसमें F1 फोकस और इस साइड F2 फोकस होता है। और बच्चों, दोनों ही लेंस के जो मुख्य फोकस हैं इसको हम किससे निरूपित करते हैं, F से निरूपित इनको हम करते हैं, कैपिटल F से। अब क्योंकि दो फोकस होते हैं इसलिए F1 और F2 इनको हम शो करते हैं। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। तो बच्चों, जो मुख्य फोकस होता है उसकी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को हम अक्षर F के द्वारा निरूपित करते हैं। फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से। ये देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र से जो मुख्य फोकस तक की दूरी होती है ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इधर ये फोकस दूरी कहलाती है। तो बच्चों, अभी हमने जाने कि लेंस से संबंधित कुछ टर्म हमने जाने, कुछ चीजें हमने जानी। अब देखते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी व प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, तो आइए समझते हैं। दर्पणों में बताई गई निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, दर्पण हमने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे, उसमें निर्देशांक ज्यामिति का यूज हुआ था। इसमें भी दर्पण की ही भांति जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी होती है वो लेंस में भी लागू होती है। जिस तरीके से दर्पण में लागू हुई थी उस तरीके से लेंस में भी लागू होती है। अगर आपने इनको मेरे पिछले वीडियोस में दर्पण के केस में अगर अच्छे से समझा है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो मेरे पिछले वीडियो को भी देखिए, और अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आगे देखते हैं। किरण आरेख बनाते समय लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो बच्चों, कोई भी लेंस है इस पर प्रकाश किरणें हमेशा किधर से डाली जाती हैं, हमेशा बाईं ओर से ही डाली जाती है, इस तरफ से। और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। और जितनी भी दूरियां नापेंगे वो हम कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, और मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापेंगे। अब आगे देखते हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब इसको देखिए, इस चित्र से समझते हैं। जैसे ये मुख्य अक्ष है और इसमें जो ये लेंस है, उत्तल लेंस है, इसमें जितनी भी हम दूरियां नापेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, पहली चीज। दूसरी, जो आपतित किरणें ये आ रही हैं तो इनके आपतित किरणों की दिशा में, यानी कि इस साइड की, इनकी दिशा इधर ही तो है, इस साइड जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो सब कैसी होंगी, धनात्मक। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि आपतित किरण इधर आ रही हैं और इसके विपरीत दिशा में, यानी कि हम इस साइड अगर चलें तो विपरीत दिशा यही तो हो गई, क्योंकि आपतित किरण की दिशा ये है। तो विपरीत दिशा में जितनी, यानी कि इस साइड जितनी भी दूरियां नापी गई हैं बाईं ओर, वो सब कैसी होंगी, वो सब ऋणात्मक होंगी। तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस जो है ये, इसका मुख्य फोकस ये है, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि ये कैसी नापी गई है, ये आपतित किरणों की दिशा में ही
नापी गई है। अब अवतल दर्पण के केस में देखें, इसका मुख्य फोकस F1 इधर था, तो ये जो है ये क्या है, ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये जो आपतित किरणें हैं उनकी विपरीत दिशा में ये नापी गई है। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां धनात्मक तथा अक्ष के नीचे की ओर इनकी लंबाई ऋणात्मक होती है। मतलब जैसे ये लेंस है, मान लीजिए ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो ऊपर की तरफ जो दूरियां नापी जाएंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक, और नीचे की साइड जो नापी जाएंगी वो कैसी होंगी, लंबाइयां, वो ऋणात्मक होंगी। लेंस सूत्र, तो बच्चों अब हम जानेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र बिंब दूरी u, बिंब दूरी मतलब वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O, अब इससे जो वस्तु की दूरी है यानी कि ये वाली दूरी, ये क्या कहलाएगी, बिंब दूरी u, और प्रतिबिंब दूरी b, यानी कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये बना है, तो इस प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है ये मानी जाएगी v। तथा फोकस दूरी f, फोकस दूरी हम पढ़ ही चुके हैं। फोकस दूरी क्या होती है, जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये समांतर किरणों को इकट्ठा करके जिस बिंदु पर डालता है वो इसका मुख्य फोकस कहलाता है, और लेंस से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदान करता है। कौन, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या करता है, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी b तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदान करता है। इस सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्पण का भी सूत्र यही था, सिर्फ अंतर यह था कि दर्पण में यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस था और यहाँ पर लेंस के सूत्र में माइनस है, बस इतना अंतर है। तो ये लेंस सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो बच्चों अब हम जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं। तो ये देखिए, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो इसमें हम 3 नियम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला नियम है वो ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आती है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर ये जो भी किरण आई है ये क्या होती है, ये इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात बच्चों फोकस से होकर आती है। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। ये देखिए, ये फोकस से होकर के जा रही है, ये इसका ये फोकस है, ये तो ये फोकस से होकर के ये जा रही है। अब अवतल लेंस की बात करें तो ये देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आई है और ये अपवर्तन के पश्चात क्योंकि ये किरणों को फैलाता है तो इसने फैला दी, और जब हम इसको पीछे डैश डैश करके ये बढ़ाते हैं तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये था पहला नियम। अब इसके बाद आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम है बच्चों कि फोकस से होकर के जो किरण आपतित होती है, ये देखिए ये वाली किरण, ये फोकस से होकर के आपतित हुई है। फोकस से होकर के जो किरण आपतित होती है वो इससे उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ये वाली किरण निकली, ये क्या हो गई, ये जो मुख्य अक्ष है ये वाला, इसके ये समानांतर हो गई। और अवतल लेंस में भी ये देखिए, फोकस से की तरफ जो जाती हुई प्रतीत हो रही है ये इससे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम था। अब देखते हैं प्रतिबिंब बनाने का अगला नियम। तो ये कुछ नहीं, बहुत इजी है। जो समानांतर थी मुख्य अक्ष के वो फोकस से जा रही हैं, और जो फोकस से होकर के आपतित हुई हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई हैं। तो अब आगे देखते हैं तीसरा नियम। आगे देखते हैं तीसरा नियम कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर के आएगी, O से होकर के आपतित होगी, वो सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के। ये जब हमने पीछे प्रकाशिक केंद्र पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आपतित होती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये थे 3 प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इन्हीं नियम को फॉलो करते हुए हम आगे देखते हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग कंडीशन में बनता है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये देखिए, अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही हैं। तो जो पहले ही हम नियम जान चुके हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी
वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिल जाएंगी? फोकस पर। तो ये फोकस पर मिल जाएंगे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f से परे हो, मतलब अनंत, और ये 2f1 से या 2f से परे हो। ये 2f1 हमने इसको लिख दिया है। 2f1 क्या है? ये f1 फोकस है इसका, और ये इसकी एक तरीके से फोकस की जो दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र C1 भी कह सकते हैं इसको। ये 2f1 के बराबर होता है, मतलब इसका फोकस दूरी का ये डबल होता है। ये जो फोकस दूरी है ये इसका ये डबल होता है, इसीलिए इसको 2f1 भी बोल देते हैं। तो ये देखिए अनंत और 2f1 के बीच में है, तो इससे दो किरणें निकलेंगी। एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। और दूसरी कहाँ से होके जाएगी? ये O से होकर के जाएगी। ये देखिए ये O से होकर के जा रही है, और जो O से होकर जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी निकल जाएगी। और इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? जहाँ ये किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखिए इसमें भी प्रतिबिंब बिंदु साइज, वास्तविक और उल्टा बना है, और इसमें भी प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, और ये उल्टा है। और कहाँ पे बना है? F2 और 2F2 के बीच में। अब आगे चलते हैं। जब वस्तु 2f1 पे हो, जब वस्तु कहाँ हो? 2f1 पे, तो हमने 2f1 पे रख दी। ये देखिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ से ये समानांतर किरणें चली है ये, और ये कहाँ से जाएगी? ये फोकस से होकर के जा रही है। ये देखिए, और ये वाली जो प्रकाशिक केंद्र से निकली है वो बिना विचलित किए सीधी निकल जाएगी, और जहाँ ये किरणें मिल जाएंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा। ये दर्पण के केस में हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है। जब हमने पिछला वीडियो देखा था उसमें सभी चीज समझाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य देख लें। तो ये देखिए ये AV वस्तु है, इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना है। 2f1 पे वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर ही बना है, और कैसा बना है? वस्तु के ही आकार का बना है। अगला है जब वस्तु f1 व 2f1 के बीच में हो। ये देखिए ये f1 है और ये 2f1 है, इसके बीच में वस्तु होगी। तो बस दो ही काम करने हैं, लेंस में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक किरण इसके यहाँ से निकलती है समानांतर मुख्य अक्ष के, ये वाली निकली, तो ये कहाँ से होके जानी है? फोकस से ही होके जानी है, ये इस तरीके से। और ये जो प्रकाशिक केंद्र से निकली है ये बिना विचलित किए हुए सीधी निकल जाएगी, और जहां ये किरणें मिलनी है प्रतिबिंब वहीं बनना है। तो ये f1 और 2f1 के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब f2 से और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पर ये f2 से परे बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। तो ये देखिए ये कैसा है? ये भी वास्तविक उल्टा, और हमें दिख रहा है कि ये वस्तु से बड़ा है। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। बच्चों जिस तरीके से दर्पण में हमने देखा था कि एक कंडीशन को छोड़ करके सभी कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बने थे, लेंस भी सेम दर्पण की ही फोटोस्टेट है, ये मान के चलिए। प्रतिबिंब के मैटर में बिल्कुल वही है। इसमें भी जो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब है, एक चीज और ध्यान रखिए कि दर्पण के केस में जो अवतल दर्पण से बने थे प्रतिबिंब, वो यहाँ पर उत्तल लेंस के सेम कंडीशन होगी। वहां पर अवतल दर्पण के द्वारा सारे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बने थे एक कंडीशन को छोड़ के। यहाँ पर भी उत्तल लेंस के द्वारा सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनेंगे सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन क्या है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और साइज भी बिल्कुल जैसा वहां अवतल दर्पण में था सेम है, बस अवतल दर्पण में फोकस वहां भी था यहाँ भी है। बस ये जो 2f1 है ये इसको वहां पर ये वक्रता केंद्र कह रहे थे, जो यहाँ C1 है वो वहां C था, बस वक्रता केंद्र यहाँ भी है ये, तो बस इसको यहाँ पर 2f1 बोल दिया है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है जो वहां पर थी। अब आगे देखते हैं। अब अगला है कि जब वस्तु f1 पर हो, तो जब वस्तु f1 पर होगी तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी, वो फोकस से निकल जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली जाएगी। तो ये देखिए कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, समानांतर है दोनों, ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहीं बना तो अनंत पे जाकर के बनेगा। और कैसा बनेगा? वही वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब इधर आए, जब वस्तु फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के O के बीच में हो, f1 और O के बीच में हो, यही वो स्पेशल कंडीशन है, छठी कंडीशन जो अवतल दर्पण में भी थी। वहां भी जब वस्तु ध्रुव P और फोकस के बीच में थी तब प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। और यहाँ भी जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में है
तो प्रतिबिंब इसका भी कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। एक यही कंडीशन है बच्चों जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। तो इसमें देखिए वस्तु से ये किरण गई, बिल्कुल वही फोकस से होके जाएगी, और दूसरी कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ तो ये पीछे फैल रही हैं, ये कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। तो क्या करें, तो हम इसको आगे डैश 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 करके हमने ये बढ़ाया, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेंगी, और जहाँ मिलेंगी वहां इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो बिल्कुल उत्तल लेंस, ये चीज रट लीजिए बस, उत्तल लेंस, इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल किसके समान बनते हैं, बराबर अवतल दर्पण के समान। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन है, वहां भी एफ है, यहाँ भी एफ है, सब कुछ वही है। अब देखिए इन्हीं सबको जो हमने ये 6 जो प्रतिबिंब बनाए हैं, जो विभिन्न मुख्य अक्ष की विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर, उसको हम टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं। ये देखिए मैंने ये टेबल के माध्यम से भी, अगर आपको उस तरीके से आसान ना हो, इस तरीके से आसान लगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और वैसे आपको अगर प्रतिबिंब बनाने आते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, और कुछ भी नहीं है उसमें, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण डालनी है उसमें, और एक जैसे ये मुख्य अक्ष है, एक इसके समांतर डालनी है, और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारनी है। जहां ये मिल जाए वहीं प्रतिबिंब बनना है, ये फिक्स है इसमें। तो देखिए इसमें टेबल में क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस F2 पर, और जब F1 से परे हो तो F2 और 2F2 के बीच, 2F1 पे हो तो 2F2 पे, F1 और 2F1 के बीच फोकस F1, 2F1 के बीच फोकस F1 पर हो तो 2F2 से परे अनंत पर, और फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा। और साइज की बात करें तो ये बड़ा ही होता जा रहा है, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, फिर वस्तु की सापेक्ष छोटा लेकिन इसके सापेक्ष थोड़ा बड़ा, फिर समान साइज हो गया, फिर बड़ा हो गया विवर्धित असीमित रूप से, फिर बड़ा और अत्यधिक विवर्धित, फिर और बड़ा हो गया। तो कंडीशंस 5 में वही, ये स्टार्टिंग में वही, वास्तविक, उल्टा, और एक में सिर्फ आभासी सीधा, सिर्फ एक कंडीशन में। तो आप इसको चाहे टेबल के माध्यम से कर लीजिए, और यहाँ भूल जाए टेबल तो फटाफट से बना के देख लीजिए, कहाँ पर वस्तु है जल्दी से वहां पे रखिए, वहां से किरण आरेख डालिए, रफली भी डाल सकते हैं आप, और नहीं तो एक फटाक की सहायता से जल्दी से डाल के आपको समझ में आ जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें क्या है, इसमें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो अवतल लेंस बिल्कुल वहां उत्तल दर्पण के जो नियम थे वो अवतल लेंस के हैं, इसकी वहां भी 2 ही कंडीशन थी, यहाँ भी 2 ही हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस F1 पे बनेगा, और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का, और आभासी और सीधा। अगली कंडीशन है जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी हो, या तो अनंत पे हो पहली कंडीशन, या अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी हो, तो कहाँ बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्रों के बीच में, और प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी सीधा। इन दोनों में ही कैसे बने हैं, आभासी सीधे, दोनों ही कंडीशंस में बने हैं। आवर्धन। तो बच्चों अब हम जानेंगे आवर्धन किसे कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों जिस तरीके से हमने दर्पण में पढ़ा था, बिल्कुल दर्पण की ही भांति इसमें जो आवर्धन होता है लेंस में, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आवर्धन को हम अक्षर m द्वारा निरूपित करते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h है मान लीजिए, तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, आइए इसको सूत्र के द्वारा भी समझते हैं। ये देखिए आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, यानी कि m बराबर h डैश बटे h, और इसको हम बराबर v बटे u भी लिखते हैं। v क्या है बच्चों, b है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, b क्या है, प्रकाशिक केंद्र था o, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र से
वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है ये, केंद्र से वस्तु की दूरी। तो हम इसको m बराबर h डैश बटे h या बराबर b बटे u, ये हमारा आवर्धन का सूत्र है। तो बच्चों समझ में आया आवर्धन। अब आगे दे चलते हैं। लेंस की क्षमता। अब जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस ये किरणों को या तो अभिसारित करेंगे या अपसारित करेंगे। मतलब या तो किरणों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कौन करता है, अभिसरण कौन करता है, उत्तल लेंस, और या किरणों को फैलाएंगे, फैलाता कौन है किरणों को, या फिर अपसरण कौन करता है, अवतल लेंस। तो जो किरणों को इकट्ठा और फैलाने की जो मात्रा है वो उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जितने ज्यादा ये किरणों को अभिसारित और अपसारित करेंगे तो बच्चों उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और इसकी लेंस की क्षमता को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। मतलब लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, कैपिटल P। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी कि ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब इसका मात्रक देखते हैं। तो बच्चों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और इसको किससे शो करते हैं, D से। और 1D बराबर 1m, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर 1m। 1 डायोप्टर मतलब उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो लेंस की क्षमता जो होती है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। फोकस दूरी यहाँ पर हम मीटर में नापते हैं, तब इसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अब उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ये ऋणात्मक होती है हमेशा। अब अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। बच्चों जब ये प्रकाशिक यंत्र बनाए जाते हैं तो उनमें कई कई लेंस लगे होते हैं, और उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित और स्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, मतलब आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जब इनको संयोजित कर दिया तो जो टोटल ऑल ओवर क्षमता जो आएगी सारी वो किसके बराबर होगी, तो संपर्क में रखे लेंसों की जो कुल क्षमता है बच्चों वो उनकी पृथक पृथक क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने 3 लेंस आपस में संयोजित किए हैं, तो इसकी जो कुल क्षमता है P वो बराबर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि तीनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होगी। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। और कैसा लगा आपको चैप्टर, आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं अच्छे आपके लिए और भी टॉपिक लेकर के आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।